खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरम बड़ी कप्तान मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, अभी कुछ लम्हे पहले ISPR ने एक स्टेटमेंट दी है जो कि बड़ी अहम है, और ख़ास तौर पर उन्होंने पेशावर के जो हमारे कोर कमांडर उनके हवाले से जो बात हो रही थी उसको रविश किया है और कहा है कि वहाँ पर इंतहाई काबिल और मेहनती जो है वो जनरल को लगाया जाता है कोर कमांडर, तो ये शुड बी स्टॉप्ड। आई थिंक इट वाज लॉन्ग ड्यू। इसके अलावा सियासी मकासद के लिए मज़हब को इस्तेमाल करने की बात होती है। कभी हम खान साहब पे तनकीद करते हैं और ख़ुद फिर उन पे मज़हब के हवाले से केस बनाने की कोशिश भी करते हैं, जो कुछ जो है वो मदीने में हुआ। ये क्या सिलसिला है? और FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो आलमोस्ट क्या ठप कर दिए हैं, बैक बर्नर पे डाले हैं। क्या मामला है, इसकी लीगल पोजीशन क्या होगी? और सबसे अहम बात, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे ज़मीन और मीशत जो है वो ज़मीन बोस हो रही है। ये तो बड़े अहल लोग थे, तो क्या मामला हुआ भाई, इस पर भी बात करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ एक बड़े अहम मीशतदान भी हमारे साथ होंगे जो हमारी रहनुमाई करेंगे। बड़ा अहम नाम है, मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन भट्टी साहब, ये जो ISPR ने जो बात की है, मैं पहले आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ। जरदारी साहब ने भी कल बात की थी, वो क्या थी जरा सुनाइएगा। हमीद के मामले पर कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसलिए बनाई है, क्या वो न्यूट्रल हो गए? उसको भी सलाम करने का दिल करता है या नहीं? फैज हमीद तो बेचारा खुदी लाइन है। ये जरा मरीम साहब ने कुछ कहा था, जरा वो भी सुना दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज हमीद का नाम भी आर्मी चीफ के लिए ज़ेरे गौर आ सकता है। मैं इसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबराह एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के शक व शुबा से, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने। तो भट्टी साहब, ये फिर किससे हमें इतला लेनी पड़ेगी कि किसका मतलब है कि बहुत दागदार नहीं है कोई? कौन हमारी रहनुमाई करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ऐसा शख्स आना चाहिए जो कोई दागदार नहीं थी। ये उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, उन्हें पता ही नहीं कि 6-7 लाख फौज दागदार नहीं, पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी देते हैं कि पाकिस्तान पे आंच ना आए। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं ये लफ्ज़ उन्होंने क्या कहा। दूसरा, आसफ अली जरदारी साहब को आप बच्चा समझते हैं? वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, तमाम फोर्सेस के कमांडर रहे हैं, और पेशावर कोर इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जितनी अहम वो है, जो भारत के साथ काम हो रहा है, वज़ीर-ए-आज़म माना में ऑपरेशन हो रहा है, ये जानबूझ के एक स्कीम बनाई गई है। बड़े अरसे से मैं कुछ लोगों को कह रहा हूं कि अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की, लेकिन इसमें मैं नहायत अदब एहतराम से अदारों से भी गुजारिश करूंगा, हर बात में प्रेस रिलीज देने की बजाय प्रैक्टिकल करें। जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज PDM के जलसों में आर्मी चीफ के इस्तीफे मांगती थी, जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ामात लगाती थी और पूरी फौज पर कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन जालसाजी से इमरान खान को जिताया है और 2 रज़ाइन मांगी, इन्हें कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम हर तीसरे दिन प्रेस रिलीज जारी कर करके उसका नतीजा ये हुआ है कि पाक फौज के मुहाफ़िज़ों पर हर ऐरा गैरा सख्त तनकीद करने लग पड़ा है, जो किसी भी सूरत पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। हाँ, फिर इस लफ्ज़ पे कायम हूँ, अदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं 3 साल से पैमरा के खिलाफ, पैपरा में जालसाज एक रेटिंग है, मीडिया लॉजिक, सुप्रीम कोर्ट को हुक्म है, हम रिलीफ नहीं ले सके, लेकिन आज तक पैमरा के बारे में ना मुनासिब लफ्ज़ मैं नहीं कह सका, ना मुझे कहने चाहिए, ना मैं कहूँगा। लेकिन कादी साहब, मुझे आप भी बताएं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने क्या क्या आर्मी चीफ और फैज हमीद साहब के बारे में नहीं कहा? पूरी एस्टेब्लिशमेंट को खलाई मखलूक कहा कि इन्होंने फ्रॉड किया। ये क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? एक तरफ तो ये है कि पाक फौज और अदलिया को आइन में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो क्या ये हुकूमत, परसों चौथ इमरान खान ने किसी का नाम भी नहीं लिया, उसने भी गलत किया, क्या वो उन्हीं को रहे थे किसी अहम तरीन शख्सियात को, मैं क्योंकि उसका स्पोक्समैन नहीं हूँ, करारदाद पेश कर दी। अब मरियम के, आसफ अली जरदारी के, नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही? इसका मतलब है कुछ लोग इनके लाडले हैं, अदारों के भी,
और हुकूमत के। लाडले क्या है वो आउटराइटली जो है वो अटैक कर रहे हैं मलिक साहब। यार मलिक साहब नहायत एहतराम से इस तरह खुदा की कसम कौंसलरों के नाम याद नहीं है, जिस तरह पाक फौज के कुछ अफसरों के नाम लोगों को याद हो गए। आप जो बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि जो तकलीफ दे चीज़ क्या है, वरीसम क्या है, क्योंकि हम पुराने जर्नलिस्ट हैं तो फौज का अगर कुछ सियासी मुदाखलत हो वो तो समझ जाती है कि मुदाखलत पर जर्नलिस्ट भी बोलते रहे हैं, पॉलिटिशियन भी बोलते रहे। अगर आमरीत आई है इस मुल्क में, अगर जनरल ज़िया आया या जनरल याही आया तो उस पर तो बात समझ आती है। मगर एक चीज़ जो बड़ी वरी साहब है ना, ये फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में मैं देख रहा हूँ कि अब ये तकर्रियों पे बहस हो रही है, इंडिविजुअल जर्नल्स पे मैंने कभी नहीं इस तरह की बात सुनी थी। हाँ ये ज़रूर था कि फ़ौज का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, फ़ौज ने आमरीत पे आमरों में बड़े सख्त अल्फाज आते थे, मगर ये एक नया ट्रेंड है, ये बड़ा वरी साहब है। और मैं इस पर एक बात ज़रूर कहूँगा, इसमें सारे शामिल हैं। मुझे एक आप पोलिटिकल पार्टी बना दें जो इस गुनाह में शामिल नहीं है, वो आज की अपोजिशन हो, कल की हुकूमत हो, वो नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, सब आपके सामने। नहीं मेरा मलिक साहब आपसे एक सवाल है, मार्शल मुशर्रफ के खिलाफ हमने खुद मूवमेंट चलाई, वो ठीक है, वही मेरा आर्गुमेंट है। 14 सालों से जमहूरी हुकूमत है, अब क्यों इनके नाम आ रहे हैं? मुझे ये तो रहनुमाई फरमाएं। थोड़ा सा डिसऑनेस्टी ना की जाए। अब मैं तो इस पोजीशन में नहीं क्योंकि बात को कह सकूं, मगर एक परसेप्शन जो है मेरे ख्याल में इस पर भी कहीं ना कहीं हमारी आर्मी को ये भी सोचना पड़ेगा, ये क्यों ये परसेप्शन है कि पॉलिटिकली उनका इन्फ्लुएंस है, इस परसेप्शन पे भी हमें काम करना पड़ेगा। परसेप्शन नहीं, जब आपका साबिक वजीर आज़म नाम ले, देखें ये गली मोहल्ले के बंदे नाम नहीं ले रहे, ठीक कह रहे हैं काजी साहब, मलिक साहब जिन्हें कानून का ना पता हो, साबिक प्रेसिडेंट नाम ले, नवाज शरीफ साबिक वजीर आज़म 3 दफा रहे हैं, वो नाम ले रहे हैं, आसफ अली जरदारी ले रहे हैं, मरियम हर तीसरे दिन नाम ले रही है। मगर मुझे पता है कि आपके आईन में वो खुद सजा याफ्ता है, अदब एहतराम से कल बरी हो जाने मुजरम में है, तो वो कह रही है कोई ऐसा बंदा आना चाहिए जो दागदार नहीं है। इसका मतलब है एक मतलब जो जमानत पे ना हो, लेफ्ट जनरल के ओहदे पर एक अहम तरीन शख्सियत है, तो उसके बारे में ऐसे अल्फाज मेरे ख्याल में नामुनासिब। मैं आपसे एक सवाल का मैं एंगल ही बदल रहा हूँ, आपसे करूँ मलिक साहब, सपोज आप, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का हर आदमी मुझे जवाब दे, वो चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे जो स्टाफ है वो डायरेक्टली तो रिपोर्ट करता है उनको, लेकिन उसके हवाले से भी काउंटर साइन पीएम करता है, प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, उसके बाद किसी और अगर आप कहते हैं कि फौज का इसमें इन्फ्लुएंस है तो इस्तीफा देकर बाहर आ जाओ। ओ भाई तुम पीएम हो, पार्लियामान सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम इदारा है, उसमें आप बैठे हो, कानून साजी कर सकते हो, और नीचे दूर बैठे हुए अपने सबऑर्डिनेट की बातें कर रहे हो, काजी साहब तुम उससे डरते हो तो बाहर आ जाओ। काजी साहब मैं एक खबर दूंगा आपको। आप पहले खबर दे लें। नहीं पहले आपकी टर्न थी, तो मैं देखिए इसमें फ्लॉ क्या है। जब अगर आप पॉलिटिशियन होंगे तो आपकी पावर बेस होगी, आपका प्रोग्राम, आपके वोटर, आपके लोग। जब मैंने पहले भी एक दफ़ा यहाँ बताया कि लास्ट 2 प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं बड़े, मैं उनका नाम ले लगा, नवाज शरीफ और इमरान खान, ये कोई ऐसे लगता है नफरत है इनको पार्लियामान में आने से। पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम जो वज़ीर आज़म है जो अपना पार्लियामान में है वो नवाज शरीफ और इमरान खान साहब है। आप 3.5 साल में कोई मुझे एक लॉ बता दें जिसमें डिस्कशन हुई हो, पाकिस्तान की सलामती डिस्कस हो, पाकिस्तान की तलीमी पॉलिसी डिस्कस, कुछ नहीं हो। ये बेसिकली खुद अपाहज है, इनको बैसाखियों की ज़रूरत है, और बैसाखियों की इनकी यही लड़ाई होती है, बच्चों वाली लड़ाई है। जब इनको बैसाखी मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं। ये फ्लॉ हमारी पॉलिटिशियन का, ये वजीर आजम का, ये उनकी कमी है। पीएम साहब इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों कि बड़ी तो और भी पोस्टें होंगी, उसको हायर करना, फायर करना, ये पीएम का प्रेरोगेटिव है। और पीएम साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि अंकल हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के। Then why to talk about a distant subordinate of the PM? आप बाय द बुक बात करें, रियलिटी पाकिस्तान की डिफरेंट है, पाकिस्तान का केस बड़ा डिफरेंट है। आखिरी बात, तो क्या बाय द बुक जब हम बात करते हैं तो वो होता है आइन, तो क्या ये आइन से हट के बातें कर रहे हैं जो आइन के मुहाफिज हैं? नहीं काजी साहब आप ये बताएं ना, बाय द बुक आप कह रहे हैं, मैं बाय द बुक बात कर रहा हूं। इन रियलिटी आप सही कह रहे हैं, इन रियलिटी में नहीं है, यहाँ पावर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आपको मेरे से बहुत बेहतर मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा मैं बाय द बुक बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पार्लियामान और जो हमारे पीएम है वो और उसके जो लीडर हैं वो जरा आइन से बाहर होकर बातें करते हैं। जेल नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको, रियली चड्डी जे गल आइन ते जाली नहीं है ना। हाँ जी भट्टी साहब। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, अब मैं वो खबर पूरी नहीं दे सकता, अद्धी दो बाकी इसी कर लवांगे।
नवाज शरीफ ने जो मौजूदा हुकूमत को बुलाया है उसमें नवंबर की खास डिस्कशन हुई है। ठीक है, नवंबर में जो तैनाती होनी है उसमें जनरल फैज़ हमीद भी डिस्कस हुए, आर्मी चीफ का भी जिक्र किया गया और एक और जनरल का भी जिक्र किया गया। उन जनरल साहब का पिछले दिनों में बहुत एक्टिव रहे, ये एक सोची समझी स्कीम के साथ। और DGISI साहब आपका भी जिक्र नवाज शरीफ के उस इसाक डार के घर में हुआ, इसे आप काउंटर चेक कर लें। अब यहाँ रुकिएगा, मैं पूरी खबर देने से मैं आपसे आधी खबर इसलिए ले रहा हूँ कि हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मोहतरम एतजाज़ अहसन साहब, जो हम पे करम करते हैं और हमें गाइड भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच एतजाज़ अहसन साहब। दो बातें हैं, एक तो अभी हालिया है और कुछ केसेस भी हैं, ये जिस तरह मज़हब के इस्तेमाल की बात हो रही है कोर्ट्स में, और ख़ास तौर पर जो मदीना मुनव्वरा में जो गालिबन मस्जिद नबी के बाहर एक नारेबाजी हुई थी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी जो है एक मजहबी रवादारी और एक जो माइनॉरिटीज़ की जो राइट्स हैं उनकी बात भी करती रही है और मज़हब को गलत तौर पर सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के हमेशा ख़िलाफ़ भी रही है। तो एक तो इस पर कमेंट कर दें और बाद में आता हूँ जो ISPR साहब ने अभी सवाल यानी एक प्रेस रिलीज़ दी है। जनाब एतजाज़ अहसन साहब। पहले तो साहब मैं समझता हूँ आज का दिन खसूसी तौर पे आपके चूँकि शोबे और आपकी पेशे से मुतल्लिक एक बड़ी घनौनी सी खबर आई, वो फलस्तीनी जो सहाफ़ी आपका वो शीरीन जिसको गोली मारी इजरायली फौज ने सर में और उसको शहीद किया है, एक तो आपको जिक्र जरा उसका करना चाहिए, चाहे जिक्र करके आगे गुजर जाए, पर बड़ा जरूरी है उसको। आज ये इस्राएली बर्बरियत, हम आपस में अपने मामलात में भी लगे रहते हैं, पर दुनिया बाहर बहुत तब्दील हो रही है, दुनिया बिल्कुल तब्दील हो रही है और हम एक खुद में फंसे हुए हैं और आपस में एक दो मुक्केबाजी चला रहे हैं। दूसरी चीज जरा मैं आपकी याद दहानी कराता जाऊं और नाजरीन की कि जो दिन याद करना चाहिए 12 मई, आज कौन सा दिन है? तारीख है 12 मई। 12 मई को कराची हम जाना चाह रहे थे और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान के एक शहर दूसरे शहर में जाना चाहते थे और जिस बर्बरियत के साथ हमें रोका गया और फिर रोका नहीं गया, मतलब सूबा बदर कर दिया गया और वहाँ गोलियां चली, लोग गिरे, शहीद हुए। और 12 मई को एक मैं समझता हूँ कि हर साल याद करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी पुरअमन तहरीक जिसने हमने कोई पत्ता नहीं तोड़ा, 2 साल हम सड़कों पे रहे, कोई फूल नहीं, कोई शीशा नहीं, ईंट नहीं मारी किसी शीशे में और अपना मकसद हासिल किया, जगह को बहाल कराया। तो ये उसमें 12 मई का दिन जो है एक बड़ा अंदोहनाक दिन है, उसको याद भी रखना चाहिए। अब आप साहब को कोई सवाल अगर आपका? जी, सवाल मेरा यही था कि कुछ केसेस जब हुए इस ज़मन में, लेकिन पहले मैं चले इसी पे बात कर लेता हूं, मैं उस पर बाद में आऊँगा। आज ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया है और ख़ास तौर पर जो सियासत में बाद जो हमारे जो जनरल साहिबान हैं और जो कोर कमांडर हैं ख़ास तौर पर पेशावर के, उनके हवाले से उन्होंने वजाहत की है कि उन्हें ज़ेर बहस ना लाया जाए और वहाँ पे हमेशा इंतहाई एक जो है अच्छे यानी जो सोल्जर हैं उनको ही लगाया जाता है। इस हवाले से ये कि ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जब पॉलिटिकल एलीट जिसके अंडर आती है सारी आर्मी, जो अपॉइंटमेंट उसने करनी होती हैं, उनको वो ओपन जलसों में डिस्कस कर रहे होते हैं। इस पे आपकी क्या टेक है? लेकिन काजी साहब अमूमन ये कहते हैं, कहा जाता है, अगर आप सोशली मिले किसी भी फौज के सीनियर अफसर या किसी से भी,
तो वो कहते हैं जी हम और आप एक हैं, हम और आप में से ही है, जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह हम सोचते हैं और कोई इसमें फर्क नहीं है। तो अगर आप और हम एक हैं और एक है, मैं तो इस बात के ये ISPR के ये जो इस किस्म का जो प्रेस नोट या बात करते हैं, मैं इसको कोई मुनासिब नहीं समझता। मैं इसमें कोई इतनी वजह नहीं। इसी तरह जज है, वो भी हम में से है, मेरे जितना और मेरे से ज्यादा सही, पर मेरे समझ लें कि मेरे जैसे हैं, मेरे जितना कानून जानते हैं। कोई वो ऐसी जगह से नहीं आए कि जहाँ बस कानून ही कानून है और कुछ भी नहीं है। इनको हम इज्जत करते हैं, इनकी जो फौज की कुर्बानियों के हम मोहतरफ हैं। जजिस की जहानत और दयानत के हम मोहतरफ हैं, पर कभी कभी हमें किसी फैसले में नजर आता है। अगर एक फैसला बेनजीर भुट्टो शहीद के केस में हो और दूसरा फैसला शरीफ खानदान के केसेस में, और इसकी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, तो लोगों को शक शुबा तो पड़ता है और फिर लोग बात भी करेंगे। तो मैं तो यही आपसे कहूँगा कि इतना हम ये इनके लिए भी अच्छा नहीं है। ये हमारे दो बड़े अहम इदारे हैं, बहुत अहम इदारे हैं, एक दिफा का इदारा है, एक इंसाफ का इदारा है। अच्छा इत्तेदार साहब, आपने ठीक फरमाया कि चलें आपका एक नुक्ता नजर है। जजों के बारे में बात करें, वो तो कंटेम्प्ट में बुला के उसी वक्त अंदर कर देते हैं 6 महीने के लिए, वो तो बर्दाश्त ही नहीं करते। और दूसरा बात मैं आ जाता हूँ जो असल सवाल है, कल था कि जो मनरफ अरकान थे उन्हें क्लियर कर दिया गया, और जो पंजाब में जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है कर दी है और वोट हमजा शहबाज साहब को डाला है PTI के अरकान, आपके ख्याल में वो क्या फैसला आ सकता है बीइंग एक आईनी माहिर? जहाँ तक तो ये फैसला है जो आज आया है कौमी असेंबली से के मुनर्रफीन का, इसमें तो कुछ जवाब इस फैसले का बन सकता है। और इसमें यही मामला 63A में क्योंकि एक बड़ा बेंच बैठा हुआ है और वो उस पर फैसला देगा, और मेरे ख्याल 12 जज साहबान से बैठे हैं, तो वो जब देंगे तो यकीनन वो एक सोचा समझा और शायद फैसला होगा। मुझे इसमें शक नहीं कि 12 बैठ जाए तो वो इंसाफ की ज्यादा जरा सलाहियत होती है, और वो बताएंगे कि क्या ऐसा मेंबर जिसने वोट नहीं दिया पर जिसने बिल्कुल अलग ऐलान पार्टी तब्दील कर ली है, और पहले एक वोट जिसको ये उस वक्त तक अच्छा सही वोट कह रहे थे, वो जो मॉक वोट सा हुआ वो अयाज सादिक साहब की सरबराही में, तो वो उसमें उन्होंने जाके अपने आप को दिखा दिया। और जैसे इजाजुल हसन साहब कहते रहते हैं और मुनीर साहब कह रहे हैं कि ये पार्टी का वोट है और ये इंडिविजुअल का नहीं है। अब ये इस सारी बहस जो उनके सामने हो रही है उससे क्या नतीजा निकलता है वो 2-4 दिन में आ जाएगा, और उससे मेरा ख्याल है कि बहस काफी खत्म हो जाएगी। पर अब बात यह है कि पंजाब के लोगों ने तो वोट दिया है, पंजाब के जो मुनर्रफीन हैं उन्होंने तो वोट दिया है और अपनी पार्टी, अपनी सियासी जमात के फैसले और अपने सियासी जमात के सरबराह के की हिदायत के खिलाफ दिया है। तो वो तो इलेक्शन कमीशन ज्यादती कर रहा है अगर उसको डिले कर रहा है, और ये इम्तियाजी सलूक है इलेक्शन कमीशन का, जहाँ तक सलूक बिल्कुल इम्तियाजी सलूक। अच्छा इत्तेदार साहब, अगर वो इनके हक में फैसला कर देते हैं और इसको डीसीड नहीं करते जबकि फ्लोर क्रॉसिंग हो गई है, तो फिर क्या PTI के मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलेगी कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, या आप समझते हैं कि वो फैसला मेरिट पे होगा?
मैं तो समझता हूँ कि इम्तियाज का और बायस का तो जो फैसला है ज़ेदी तौर पे वो आदमी इसी पे कर सकता है कि वो पंजाब का केस नहीं ले रहे, उठा रहे, और वफाक का केस जहाँ उनके लिए जरा आसान है फैसला करके सुनाना और फैसला ऐसा करना जो उनके लिए और उनके जो करीब तर सियासी सोच है उस हवाले से वो उनको फायदा पहुंचता हो। तो ये चीज तो बड़ी क्लियर है। वो इम्तियाज को साबित करना, इम्तियाज और तसुब और बायस किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता, वो उन फैसलों से ही, ऐसे हालात से ही पता लगता है। वो उससे तो लगता है कि ये क्लियर है कि ये इलेक्शन कमीशन में एक झुकाव है एक तरफ और दूसरी तरफ उसका झुकाव नहीं है। इत्तेज़ाज़ साहब, मैं पंजाब के हवाले से आपसे आइनी और कानूनी पोजीशन समझना चाह रहा हूँ। मेरे लिए हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है पंजाब में इस वक्त कोई गवर्नर नहीं है। हुकूमत ने स्पीकर साहब से कहा कि आप गवर्नर बने, उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस पे आइन कानून ये क्या हो रहा है? इसकी आइन में इस तरह की कोई चीज़ होती है पहले कभी इस तरह? पहले कभी कोई याद तो नहीं पड़ता कि ऐसे हुआ हो, और क्योंकि स्पीकर तो आइन के मंशा के मुताबिक, और आइन में ये लिखा है कि स्पीकर कायम मकाम गवर्नर होंगे। अगर गवर्नर बीमार हो जाते हैं या मुल्क से बाहर गए हुए हैं या किसी और वजह से वो फंक्शन नहीं कर सकते एज गवर्नर, तो या फौत हो जाते हैं, तो गैप नहीं होता, स्पीकर ऑटोमेटिकली बन जाता है गवर्नर। तो अब ये समझा जाएगा कि परवेज इलाही साहब गवर्नर तो हैं लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं दिया हुआ। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, जी सॉरी माफी, मैं एक बात बिल्कुल मैं बाई एंड लार्ज एग्री करता हूं कि किसी इदारे के किसी आदमी को डेमी गॉड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मैं अगर मैं एक सुप्रीम कमांडर हूं या मैं एग्जीक्यूटिव जो है वो हेड हूं और उसके बाद मुझे डर लग रहा है किसी अपने दूर के डिस्टेंट सब ऑर्डिनेट से, तो मुझे फिर अपना काम छोड़ देना चाहिए। जी छोड़ देना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यूं इस तरह बैठ के अपने मातहत होने से तो बेहतर है। ज्यादा खुददारी की बात तो यही है, अगर मातहत होना है तो उस दफ्तर का या उस ओहदे का वकार ही आप खराब कर रहे हैं। इत्तेज़ाज़ हसन साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड यू आर हमेशा आपका बैलेंस्ड और बड़ा गहरा व्यू होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी भट्टी साहब, हमने कुछ बातें, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत सी बातें हैं। FIA में जो केसेस जो हैं वो बंद कर दिए हैं, तो ये क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब आपने एक इम्पॉर्टेंट, हम ज़ाहिर है इतनी खबर लेंगे जितनी हम दे, और ज़ाहिर है हमारी अपनी लिमिटेशन भी होती हैं। वो कहते हैं ना भट्टी साहब कि जर्नलिज्म इज अबाउट टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ द रूलिंग एलीट, तो हम उनकी पेशेंस को टेस्ट नहीं करना चाहते, ना कोई हम शहीद होना चाहते। सवाल ये है कि मेरे पास ये भी खबरें हैं कि आज बड़े मियाँ साहब खुश नहीं थे, जरदारी साहब के हवाले से भी खुश नहीं थे। कुछ बात ये भी सामने आई कि भाई हमारा कौन गारंटर है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हम जिक्र नहीं करते। और वैसे अगर वो तस्वीर हमें दिखा दें तो तस्वीर में भी बड़ा एक ताज़ीती सा मंजर नजर आता है। मुझे माफ कीजिएगा, तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है कोई अफसोस करने आया हुआ है। भाई अगर है तो दिखा दें हमें, तो वो तो अच्छा अभी वो दिखाते हैं हमें नाज़रीन। अगर वो तस्वीर देखे ना, ऐसे लगता है एक ही वक्त में तमाम पैसेंजर की जेब कट गई है। अच्छा, लंदन से आने वाली परवाज़ फौरी तौर पर गैर मुइना मुद्दत के लिए मंसूख कर दी गई है। एक तो नवाज शरीफ सख्त सीख पाए हैं कि जब से आए हो मेरे और मेरी बेटी का केस अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ। इसे जाके टाइम फ्रेम दिया है नवाज शरीफ को कि जजों से, कोर्ट से करें या अदालत असम्बली से कराएं, चैम्बर से कराएं। दूसरा,
उन्होंने फैसला किया है कि नवंबर में होने वाली तैनाती का नवाज शरीफ फैसला करेंगे। ये मैं एक बाबशल खबर दे रहा हूँ, और उसका नाम भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बता दिया। काजी साहब मुझे ये बताएं, एक सवाल बीच में से, वैसे बाजवा साहब को किसने लगाया था? मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने। अब नहीं, मेरा एक मौक़िफ़ ये है कि एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसे 14 या 15 जमातें या जितनी भी हैं उन्होंने मिला के लाया है। बज़ाहिर कागज़ों में उसके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। तो आर्मी में तैनाती होने वाली का फैसला उन्हें करने का क्या अख्तियार है? यार ये कब तक इस मुल्क के साथ मजाक करोगे? कब तक इस मुल्क के अदारों ने अपना इंडिपेंडेंट होना सीखना है? कब तक हम इन्हें फुटबॉल बनाते रहेंगे? लेकिन अदारों को भी काजी साहब इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, 4 जनरलों की वहाँ डिस्कशन हुई है, एक एक नाम पर नवाज शरीफ ने किया, और अदम एतमाद में खसूसन मैरियट के 5वें फ्लोर पर एक अहम तरीन शख्सियत गैर सियासी राब्ते में रही अदम एतमाद के दिनों में, उस साहब का भी नाम लिया गया। वो सरकारी अफसर है, उसकी डिटेल मुझसे पूछने की कोशिश और मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करनी है, ना करें तो मैं आपका ममनून रहूँगा। मैरियट में 5वां फ्लोर था। सितंबर में गए, नवाज शरीफ को मिले एक प्राइवेट आदमी, और वो एक सरकारी है, और कहा जा रहा है कि वो बहुत अहम हो सकते हैं आइंदा चंद महीनों बाद। तो नवाज शरीफ तो बड़ी ऊंची गेम खेल रहे हैं कादी साहब, तानू लग पता जाएगा अगर उनकी प्लानिंग पूरी हो गई तो। आज FIA, उसी FIA ने ये फिर कहते हैं ना कि सरकारी अफसरों का ज़मीर जिंदा नहीं है, कहते हैं सरकारी अफसरों को डिस्कस ना करो। मलक साहब, इसी FIA ने कहा कि नवाज शरीफ और हमजा पर 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। यही FIA कह रही है कि नहीं, हमने केस नहीं करना। यार ये जब तक सरकारी अफसर न्यूट्रल नहीं होंगे ये मुल्क तबाह हो जाएगा। सही कह रहे हैं। कोई सियासतदान करप्शन या गैर कानूनी काम सरकारी अफसर की आशीर्वाद से नहीं कर सकता। कादी साहब, डायरेक्टर आपने मरवा दिया, या वो अल्लाह का हुक्म था वो चले गया। अब इन अफसरों को कोई बुलाए या माजी के DG को बुलाए कि भाई 2 साल कहते रहे हो कि शहबाज शरीफ और हमजा ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, अब अचानक आप जाके कहते हो हमने ये केस ही नहीं चलाना। यार क्या मजाक बनाया हुआ कादी साहब? ये भट्टी साहब, इसमें मजाक क्या है? ये तो बिल्कुल मुलाजमों वाला ज़ाती मुलाजम हो गया ना, कि साबित ये हुआ कि इस मुल्क में इदारे नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पार्लियामान नहीं है, मैं वज़ीर आज़म हूँ तो इदारे मेरे चमचे हैं, गुलाम है, मेरी जेब में है। वो आप वाली बात है। आज उन्होंने आज एप्लीकेशन दी है अदालत में जाके कि हम ये केस नहीं चाह रहे। वो तो कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई अदालत ने को थोड़ा सा गुस्सा दायर कि चलो चलो बैठो, केस खत्म होगा, ये लिखे होगा ऐसे। जब आप मलक कादी साहब प्रूफ ही दे, मुझे ये बताएं, सरकारी इदारे कहते हैं हमें डिस्कस ना करो, इनकी आशीर्वाद के बगैर कोई गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। LDA का नक्शा अप्रूव नहीं हो सकता जब तक आप 10-20 लाख रुपया ना दें। ये मुकद्दस गाय बनाना खत्म करें। कादी साहब, आप नहीं सोच रहे नवाज शरीफ बहुत गिनवानी साजिश की तरफ चले गए? मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, गिनवानी नहीं कर रहे। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर 3 इत्तेहादी अगली अपॉइंटमेंट से पहले इजाजत ले लें शहबाज शरीफ साहब से, तो फिर कोई और ही बंदा अपॉइंट करेगा। यकीन नहीं, सिर्फ एक बाप अलग हो जाए, MQM अलग हो जाए, 2 सीटों पे तो ये बैसाखियां खड़ी हैं। नहीं भट्टी साहब, मुझे ये नहीं समझ आती, ये तारीख से भी नहीं सीखते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़िया को बड़ी दूरबीनों से ढूंढ के लगाया था, 11 साल जो वहाँ हिला नहीं बंदा। फिर बाजवा साहब भी आप खुद ही लेके आए थे, मुशर्रफ साहब आप खुद ही लेके, आपको समझ ही नहीं आ रही। वो मुझे जनरल मेहदी मरूम याद आ गया। उन्होंने, हम जनरल इस टाइम में आदत है थोड़ी सी छेड़ने की, मैंने उनसे पूछा कि आर्मी चीफ क्या कैसा होता है, ये आपका जो जज्बा है, या भाई हो, मामा हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, इसका कितना आपको फ़ायदा होता है? तो पता उन्होंने क्या मुझे बताया, जिस आर्मी की सेंस देने के लिए उन्होंने कहा, मेरा अगर सका बेटा भी आर्मी चीफ लगेगा ना, 12 घंटे के बाद मैं उसका बाप नहीं रहूँगा। ये एक पोजीशन है, उसमें अगर आप अफराद को देखेंगे तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इतनी छोटे तो बहुत लोग बहुत मामूली लोग हैं ना, तो छोटे छोटे लोग हैं, कहीं अखबार निकाल दिया किसी को ये। मैंने ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़ाती बात करूँ इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि एक आदमी मुझे नज़र आया जो मुझे पसंद नहीं करता लेकिन है कॉम्पिटेंट, न्यूज़ रूम में सबसे कॉम्पिटेंट वो है, तो मैं उसको हमेशा ऊपर लेके आया और मुझे उसका फ़ायदा हुआ।
और ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 नंबर बंदा उत्ते रख दो ना मुलाजिम, वो जनाजा खुद उठाना पड़ता है। तो लिहाजा ये नहीं समझ सकते हो जी। बड़ी साहब कायद साहब, मेरी एक गुजारिश है कि अदारों को अब कोई हरकत करनी है। इमरान खान इनसे नहीं संभलेंगे, वो तूफान लेके आ रहे हैं, ये तूफान को कुचलना जो इलेक्शन का तजाद है वो क्या करें हैं? इलेक्शन वाला तजाद जरदारी साहब कहते हैं नहीं कराना, एक कहते हैं कराना है। जरदारी साहब और मरियम नवाज भी गलत बयानी कर रही है। उसकी एक ही डिमांड है, मेरे केस खत्म किए जाए। पाकिस्तान में लाहौर में क्या इन बयानों का केस से तो तहीं तल्लुक जो दिए जा रहे हैं जर्नैलों के बारे में? सिर्फ केस, सिर्फ मेरी सुन लेना, पाकिस्तान में मुझे टोटल मुजरम बताएं जिन्हें अदालतों ने सजाएं दी हो, उनको रेंजर और पुलिस की गार्ड मिली हो, चले ये बता दें आप। और नून लीग के 5 घी में है, फर्द जुर्म लग रहा था, वही FIA माफी मांग रही है। जो नैब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी वो इनके घरों में बैठी है और कागज ये सीधे पर्दे कर रहे हैं। काजी साहब ये इमरान खान को निकालने और अपने लिए NRO लेने आए थे, वो लेते जा रहे हैं। तो मुल्क की मैशत ठीक नहीं कराएंगे। मुल्क की मैशत को मैं तो समझा था मुल्क की मैशत ठीक करने आए हैं। उसकी मैशत से इनका क्या तल्लक? मलिक साहब, भाई साहब, वो वाली बात आपने यकीन कर लिया था? यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने हमेशा मुझे बताया था कि ये नया हुकूमत जाएगी तो मैशत ये ठीक कर देगी। भाई साहब, ऐसा भी तो कोई जादू का कोई चराग नहीं ना कि 4 हफ्ते में आप पूरी इकोनॉमी ठीक कर लें। दुनिया में मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई टाइम को सेंस से बात करें ना। आप दुनिया की क्योटिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहाँ इतनी डिवीजन है, इतनी करप्शन है, सारे उसमें शामिल है। मैं इमरान पे बात नहीं कर रहा। दुनिया की कौन सा ऐसा इंटेलेक्ट है, ब्रेन है जो 4 हफ्ते में मुल्क ठीक कर जाए? मुझे आप इसके मैं इसका जवाब देता हूँ। साढ़े 3 साल आप इमरान को देने को तैयार नहीं थे, 35 साल इसको खोखला किया आपने। अच्छा, उसको आप डिफेंड करते रहे। जो हाल हुआ है पूछते हैं यार ठीक करो। आप आइंस्टाइन है, मैं मान लिया ठीक कहा कि 1-2 महीने में नहीं हो सकती। ये पीपल्स पार्टी 40 साल से इक़्तिदार में, किस दौर में आए? जो कर्जा था जब ये गए तो कर्जा कम हुआ, कोई वो तो सब मैं तो पहले कोई सब सारे नंगे हैं, जिस तरह आ रहे सारे वही काम कर रहे हैं। बल्कि अगर उस तरह आप बात करते हो ये तो इकोनॉमी आम आदमी की है ही नहीं। अब तो बच्चों को समझ आ गई है कि आप बाहर से कर्जे लेते हैं, मुल्क चलाते हैं, सब्सिडी देंगे। की हुकूमत में करप्शन भी हुई, लूटमार भी हुई, मैं खुद मान रहा हूँ। ये तो कह रहे थे कि इमरान खान की नहली की वजह से डॉलर इतना ऊपर जा रहा है, हम आते ही करते हैं। यहाँ मैं आपके साथ हूँ। जो आपने पहले बात की ना वो ज्यादा आपकी मकबूल बात है कि यहाँ पे मसला ये था कि मरीम के केसेस किस तरह खत्म हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने आपने खबर दी है, मैंने नहीं दी कि नवाज शरीफ को गुस्सा है कि मेरा केस था कि कीता जी, मुझे सिर्फ पासपोर्ट ही भी लेके दिया। वजीर आज़म आपके आज अपने महकमे ने कह दिया। और बात करूँ, मैंने कल पूछी, मैंने ब्रेक लेनी है। एक नाअहल हुकूमत थी, हमने बड़ी कोशिश धक्के दे के बाहर निकाला। जब से आप आए हैं यहाँ पर तो इमरान खान भी डॉलर लेके नहीं गया। निकाला है हमने कब निकाला? अवाम ने निकाल दिया ना। नहीं देखे ना आप, निकालना तो मेरा मतलब है जी, यार बात इररेलेवेंट बातें जाए। एक नाअहल हुकूमत गई चली और जो डार साहब के पास प्लान था 150 लाने का, वो 199 तक हो गया। 152 फ्रॉड था। तो फिर ये सारा जो आपका बयानिया था कि इसकी वजह से खराब हो गया, वो फ्रॉड का बयानिया था। 3 साल फ्रॉड का बयानिया चलाते अमल बता रहे हैं ना, अमल बता रहे हैं यार। तो हुण पता लगा फ्रॉड सी, उदों तो नहीं सी। तुसीं कहंदे ब्रेक है, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने कहा था कि मैशत के हवाले से एक इंतहाई अहम शख्सियत हमारे साथ होगी। हमने जाए और मैशत सबसे एक दुखी रग है हमारी, डॉक्टर इशफाक हसन खान, जो कि एक बड़े अहम यानी एक्सपर्ट हैं मैशत के भी और नस्ल जैसे प्रेस्टीजियस इदारे के सरबराह भी हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ कि पिछले जो भी आपने बताया, हमने देखा जो हालत हमारी हुई। एक ख्याल था कि अब ये आ गए हैं, ये बड़ा ज़रा चौकस लोग हैं। सागदार साहब माशाल्लाह डॉलर बड़ा नीचे रखते हैं, मिफ्ता इस्माइल बड़ी सप्लाई साइड इकॉनमी के माहिर हैं। व्हाट्स हैपनिंग डॉक्टर साहब? ये तो और हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। देखिए, जिनका भी आपने नाम लिया है, इनको तो छोड़ें। इस वक्त दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट, 1 दर्जन नोबेल इनाम याफ्ता आप इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर हजरात हैं उनको पाकिस्तान में ले आए और कहें कि जी आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें इस गर्दाब से निकाले। कुछ भी नहीं कर सकेंगे वो, क्योंकि देखिए जो भी पॉलिसी आप बनाएं वो पॉलिसी एक इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट होती है। इस वक्त इन्वायरमेंट किस चीज़ की है? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी डीप
पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं देखी थी कि आज एक भाई दूसरे भाई से ईद मिलने नहीं गया क्योंकि वो एक दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बाप बेटे से नहीं मिलता है, बेटा बाप से नहीं मिल रहा, बातें कर रहा है। ऐसा मंजर तो मैंने कभी भी नहीं देखा था, इतनी डीप पोलराइजेशन। तो ऐसे डीप पोलराइजेशन में आप क्या माशी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे कि जो ये सब ठीक हो जाए? किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। सबसे पहले रूट कॉज को आप ठीक करें, बेशक ठीक होगी, वरना रूट कॉज को बगैर हाथ लगाए हुए, बगैर एड्रेस किए हुए अगर आप इकोनॉमी को ठीक करने जाएंगे, वक्त का ज़िया होगा। और एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, एक एक दिन पॉलिसी इन एक्शन टेकिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस, श्रीलंकन टाइप ऑफ क्राइसिस। तो ये कोशिश करें कि जितना जल्दी हो ये सियासी खींचा तानी है, इसको ख़त्म किया जाए। अगर आप चाहते हैं मुझसे सोल्यूशन, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सियासत करते रहेंगे तो मुल्क चला जाएगा। जब मुल्क रहेगा तो सियासत भी होगी, कोई वजीर आजम भी होगा, कोई एमएलए भी होगा, कोई मिनिस्टर भी होगा, कोई सेनेटर भी होगा। तो पहले मुल्क को बचाएं और उसके लिए ज़रूरी है कि सियासत को पीछे रखें। मैं अपने वजीर आजम से कहूँगा कि आप ऐलान करें 2 से 3 जून को बजट पेश करें पार्लियामेंट में, 8-10 तारीख को आप पार्लियामेंट से बजट पास करा लें, क्योंकि अपोजिशन तो है नहीं कि वो तकरीर होगी उसमें। और जिस दिन बजट का पार्लियामेंट पास करे, आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें, कैबिनेट को डिसॉल्व करें, एक नई केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं। और जब आप ये अनाउंस कर रहे हो तो पिछले वजीर आजम से भी आप कहें कि जी आप भी 2-3 नाम दे दें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, ताकि आप इस पर कोई कंसल्टेशन हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश है, सियासत तो नफरत से ज्यादा फैल चुकी है और ये लीडरशिप से लेके गली मोहल्लों में आ गए हैं। एक ये लड़ाई झगड़ा दुश्मनी में बदल गया, इख्तिलाफे राय। अब मेरा एक सवाल है कि ये हुकूमत अपने आप को बड़ा माजी की एक्सपर्ट करती थी, एक्सपीरियंस कहती थी, क्या अब तक आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? और आप क्या समझते हैं फ्यूचर में इसकी सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? हम कैसे श्रीलंका होने से बचे, खुदा न खास्ता, कोई उसका हल क्या है? देखें, दो यही तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। इसका हल अगर आप कहें कि माजी के हुक्मरान कितने काबिल थे, तो ये इशरत हुसैन साहब ने 90 की दिहाई को लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान कहा था। 2008 से 18 के डिकेड को मैं कहता हूं लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान था। तो ये 2 डिकेड में जो है 20 साल किन हुक्मरानी रही है, 90s में और 2008 से 18 में। तो वो फिर कैसे इतने काबिल हो जाएंगे कि इस चैलेंज से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं? मैंने कहा कि आप 1 दर्जन नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसरों को ले आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन दुनिया से ले आए, इस माहौल में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि माहौल को पहले बेहतर बनाया जाए। जैसे मैंने कहा कि आप इलेक्शन का ऐलान करें, जितना जल्द से जल्द हो सके आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के जो जीतता है उसके हवाले कर दें। अगर यहाँ पर हैंकी पैंकी की तो मुल्क में बड़ी तबाही मचेगी। इसलिए बिल्कुल जो है मुल्क को बचाने की खातिर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के उसके हवाले करें। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट बने उसमें 12 से 14 आदमी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप 2-3 अच्छे इकोनॉमिक्स के लोगों को भी उसमें शामिल करें, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम सिर्फ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है। लेकिन गिवन द सर्कमस्टांसेस इस केयर टेकर गवर्नमेंट को ये भी कहें कि जी आप मईशत के मैदान में जो बेहतरी, जो मेजर्स लेना चाहते हैं आप बिल्कुल लें, आप वक्त न ज़ाया करें। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि केयर टेकर भी बन गई है, 3 महीने के बाद 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगा, फिर नई हुकूमत आएगी, उनकी काबीना बनेगी, वो उस वक्त में लेंगे पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका होगा उस वक्त तक। इसलिए ऐसा केयर टेकर लाएं जो धड़ाधड़ इस मईशत को के जो चैलेंजेस हैं इसको एड्रेस करने के लिए फौरी इक़दाम करनी शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, इस हुकूमत 1 महीने तो हो गया ना, इसका एक भी तो पॉलिसी नहीं लिया गया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये कि आपकी बात से ये लगा कि पाकिस्तान का ज्यादा मसला सियासी है, सियासी अदम इस्तेकाम है। तो ऐसा कौन सा मेरा सवाल यही है कि वो कौन सा जादू है, वो जो दिमाग, जो लीडरशिप
जो ब्रेन की बात कर रहे हैं वो कहाँ से हम लेके आएंगे अगले 2-3 महीने में? केयर टेकर ले आए, वो लोग किधर छुपे हुए हैं वो वाले? देखिए, हमारा जो कल्चर है ना वो साड़ा बंदा कल्चर है। साड़ा बंदा, हर जगह फिट कराओ साड़ा बंदा। इस साड़ा बंदा कल्चर ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है। जब आप मेरिट पे लाएंगे लोगों को, मेरिट वाला मुल्क के लिए काम करता है। साड़ा बंदा जो लाता है उसके लिए काम करता है। तो पर्सनल इंटरेस्ट हैज रिमेन्ड सुप्रीम टू द नेशनल इंटरेस्ट फॉर मेनी मेनी डेकेड इन दिस कंट्री। तो लोग हैं मौजूद, वो साड़ा बंदा नहीं हो सकते हैं, वो मुल्क के लिए काम करेंगे। उनको लाओ, मुल्क को बचाना है इस वक्त। उनको लाए, बहुत मिलेंगे, मुझसे कहे मैं दे देता हूं, लेकिन लाने वाला चाहिए, दिल चाहिए उसका, और उसको पाकिस्तान से मोहब्बत चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। ये ठीक हो सकता है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हमने मुल्क को, जैसे मैंने जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स का जो धमाका किया था 99 में, हम पे बहुत सारे पाबंदी लग गई थी। हमारे पास बाहर से तो कोई इन्फ्लोज नहीं था, कोई नहीं, पैसा कहीं से बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन हम अपनी डेट की सर्विसिंग किए चले जा रहे थे, कभी डिफॉल्ट नहीं किया था हमने। एक वक्त ये आ गया कि $400 मिलियन से भी कम का हमारे पास रिजर्व रह गया था। 400 मिलियन हम कभी इस बैंक से पकड़ते, कभी उस बैंक, लेकिन जो मैंने उस वक्त जज्बा देखा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, अपने स्टाफ का, जो जूनियर स्टाफ का, जो क्लर्क थे, जो अफसर थे, जो सीनियर अफसर थे, जो जज्बा था कि रात के 12 बजे तक बैठ के अपने दफ्तरों में काम कर रहे होते थे, उस जज्बे को लाना पड़ेगा, क्योंकि वो मुल्क के लिए काम कर रहे थे, जज्बा था, और हम धड़ से निकल भी आए 2 से 3 साल में, फिर हम अपने ग्रोथ पाथ में चल पड़े थे। डॉक्टर साहब एक रहनुमाई कर दें, आप तमाम सियासतदानों को जानते हैं, मादी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कमो बेशतर 4-4 दफा हुकूमत की, किन में ऐसा जज्बा है जिन्हें अवाम लाए? देखिए, मैं कोई जजमेंट पास करने के लिए, मेरे नजदीक जितने भी पाकिस्तान के सियासतदान हैं, मेरे नजदीक वो सब पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ये मेरा अपना व्यू है। उनके दिल के अंदर क्या है वो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि ये गद्दार है या फला है, या इसको मोहब्बत नहीं है, इसको कम है या उसको ज़्यादा है। जी नहीं, मेरे नज़दीक हर सियासतदान पाकिस्तान का जो है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो कौम के, अवाम के लीडर होते हैं, अवाम उनको मुंतखब करती है। चलो डॉक्टर साहब, मैं और सवाल आसान कर देता हूँ, आप जैसे लोगों से हम सीखते हैं, मादी में कौन सी हुकूमत ऐसी रही है जिन्हें साड़ा बंदा नहीं लाया और कॉम्पिटेंट लोगों को लगाया है? देखिए, सब करते रहे हैं, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम किया, और यहीं से फर्क पड़ जाता है। जिसने कम किया है तो उस पीरियड में इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, जब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो खराब हो जाती है। सर डॉक्टर साहब, ये जो ब्लीडिंग इस वक्त हो रही है इकोनॉमी की, इसके लिए फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? ये हर रोज ₹2 ₹3 तो डॉलर बढ़ रहा है, हर बंदे का कंसर्न बन गया, इमीडिएटली क्या करना चाहिए? ये फिर वही बात, आप घूम फिर के एक ही सवाल करें कि कर इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते आप। इस सियासी अफरा तफरी को खत्म करें, मुल्क के अंदर ये जो अनसर्टन सिचुएशन है इसको खत्म करें, क्योंकि ये जो करेंसी ऊपर नीचे की तरफ जा रही है, उसको पता है कि कल और खराब होगा। एक एक दिन खराब हो रहा है, एक एक दिन जो गुजर रहा है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। इसको रोकें, और ये एक सियासी फैसला है। देखिए, हम यकीनन डॉक्टर साहब आपसे हमेशा एनलाइटन होते हैं, और ये वक्त का बुरा हो कि हमें इतनी अहम बात आप कर रहे थे। अगर मैं एक फिक्रे पे क्लोजिंग करता हूँ, और फिर लेंगे अगले हफ्ते, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम अपनी औलादों को किरदार में ही देखना चाहते हैं तो फिर साड़ा बंदा ही लाना पैंदा है। बहरहाल ये साड़ा बंदा जब तक निकलता नहीं है, साड़ा कुछ नहीं बनेगा। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।